student, today we will be studying the topic respiration of class 10th. Now what do you mean by respiration? अब जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डाइजेशन, हमने खाना खा लिया, उसे पचा भी लिया, उसका ग्लूकोज भी बन गया, लेकिन उससे एनर्जी कहाँ रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज होगी कहाँ पे? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन अब दो प्रोसेसेस में होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। दो प्रोसेसेस में होगा रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? बेसिकली होती है आपकी ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। क्या होगी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हम लोग क्या ब्रीद करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करेगी। ये होगा तुम्हारा इंटरनल रेस्पिरेशन। सबसे पहले करेंगे, अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऑक्सीजन यूज नहीं होती। अब चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है, लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। किसमें? पायरुवेट में। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? पायरुवेट में। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है तुम्हारी? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट हो गया तुम्हारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में। अब अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, इफ रेस्पिरेशन एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। अब कोई बोलेगा कि वाटर कहाँ बन रहा है, तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक है, उस केस में क्या बाय प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारा? इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज होगी, यहाँ पे लीस्ट अमाउंट में रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। इथेनॉल क्या हो गया? अल्कोहल। तो जब रेस्पिरेशन एनारोबिकली हो रहा है, मतलब जब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या बन रहा है? इथेनॉल। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? ले सकते हैं हम यीस्ट। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट का यूज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यीस्ट का यूज हम क्यों करते हैं बियर और वाइन्स बनाने में? क्यों? क्योंकि यीस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है उससे रिलीज होता है तुम्हारा अल्कोहल। अब थर्ड वन है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उस टाइम पे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ऑक्सीजन है तो, लेकिन कम है, उस केस में क्या बनेगा? जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाएगा। पार्शियली ब्रेक डाउन होने की वजह से फॉर्म हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसका एग्जांपल क्या है? ये कहाँ पे हो सकता है? मसल सेल्स में।
फॉर एग्जांपल जब हम एक्सेस में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होने लग जाता है। वो पेन किस वजह से होता है? जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड कोज करता है मसल क्रैम्प्स। ये जो मसल क्रैम्प्स में होते हैं एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, ये होते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। अब देखो, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ये फॉर्म करेगी एटीपी मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? एटीपी मॉलिक्यूल। इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी से हमें पूरी एनर्जी मिलती है। ये स्टोर कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस थी सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब अगर हम देखें कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है पूरी बॉडी में, अब जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, प्लांट में कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है? अब बोलोगे कि प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते नहीं। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जस्ट लाइक ह्यूमंस। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब उन्हें अपना फूड प्रिपेयर करना होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है सनलाइट नेसेसरी है, तो ये डे टाइम में होती है, और उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन द नाइट। ठीक है, तो कोई ये बोले कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेते नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए, उन्हें भी रेस्पिरेशन करना है, उन्हें भी रेस्पायर करना है। तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तुम्हारा स्टोमेटा। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? वी ऑल नो, ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लो ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे मान लो CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन बाहर की साइड ऑक्सीजन का हो गया, तो ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री कर देगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब प्लांट्स में तो हो गया इसके थ्रू, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है? ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ह्यूमंस में कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, डिफ्यूजन के थ्रू तो गैसेस ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो हमें पूरी प्रोसेस चाहिए कि कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे गैसेस एक्सचेंज होंगी, किसके थ्रू होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा सबसे पहले पार्ट होता है नेजल पैसेज। यहाँ से हम एयर ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के बाद वो ट्रैकिया से होती हुई एयर तुम्हारी लंग्स में जाती है। तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? थ्रोट, जहाँ से एयर अंदर जाएगी। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, ये हमें सिर्फ हमारी वॉइस में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे आती है तुम्हारे ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसमें हेल्प करती है ताकि जो एयर नीचे जा रही है, जो एयर अंदर जा रही है, वो कोलैप्स ना हो, उसके कोलैप्सिंग को रोकेंगे तुम्हारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जाएंगी ब्रोंकाई में एयर, ब्रोंकाई में जाती है। ये ब्रोंकाई टर्मिनेट होती है एल्वियोलर सैक में। अब ये एल्वियोलर सैक क्या है, इसको मैग्नीफाइड करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक एल्वियोली है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा होता है। जो मेन तुम्हारी गैस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोली में होती है, यहीं पे। ये जो एल्वियोली है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है।
जैसे ही हमने एयर अंदर ब्रीथ इन करी, वो अल्टीमेटली नेजल पैसेज से होते हुए यहाँ पे आएगी एल्वियोली में, ठीक है। और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, और जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीद आउट में वो बाहर निकल जाएगी। अब हमारे ब्लड को कैसे पता कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए? हम ब्रीद इन तो सारी गैसेस कर रहे हैं, एयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों गई यहाँ से? ऑक्सीजन ही क्यों एब्जॉर्ब हुई हमारे ब्लड में? अब यहाँ से काम आता है तुम्हारे हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन इज काइंड ऑफ बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन आई, इसमें एब्जॉर्ब हो गई और फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गई। हीमोग्लोबिन को बोला जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। क्योंकि हम डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ये क्या है? फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। इसीलिए सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, और जो मेन गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोली में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे आ जाता है, लंग्स उसे प्योरीफाई करेंगे, फिर बाद में वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो बच गया डायफ्राम। डायफ्राम का क्या फंक्शन है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी जो डायफ्राम है ये फ्लैटन हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे, जैसे ऐसे है ये डायफ्राम। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सीधा। तो इससे क्या होगा? हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। डायफ्राम का ये फंक्शन था। अब ये है रिब्स। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, कुछ भी ज़रा सा भी उन्हें लगा तो वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए जो ये रिब्स हैं ये बोन्स उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब नेजल पैसेज में हाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमें सांस सिर्फ नाक से क्यों लेनी चाहिए, मुंह से क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि नेजल पैसेज में होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो जो एयर हमारे लंग्स तक जाएगी वो इनके द्वारा फिल्टर करके जाएगी, ये उसे फिल्टर करेंगे। लेकिन अगर हम सीधा मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जो भी हार्मफुल पार्टिकल होगा वो सीधा हमारे लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स है डेलिकेट ऑर्गन, ज़रा सा भी कुछ जाते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ सांस लेनी चाहिए नेजल पैसेज के थ्रू, नाक के थ्रू। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फास्टली ब्रीथ क्यों करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर वाइल कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो वो ऑक्सीजन कौन सी लेंगे? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वही तो लेंगे। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वही लेंगे, तो उनके लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है और ऑक्सीजन तो उन्हें बुद्ध नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो फास्टर ब्रीथ करते हैं ताकि उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उनकी बॉडी की वो फुलफिल हो सके, ठीक है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फास्टली ब्रीथ करते हैं। अब आते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ये डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं। ये मेनली रात को ही सिर्फ अपनी स्टोमेटल कोर ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में करेंगे तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो सकता है। अगर वाटर लॉस हुआ तो डेजर्ट में पहले ही पानी कम है, इनकी बॉडी क्या हो जाएगी? वाटर हाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ रात को ही अपनी स्टोमेटल कोर ओपन करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं।